तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत एक बॉलिंग एली से होती है जहां पर हम एक प्रोहास्का नाम के आदमी को बॉलिंग करते हुए देख पाते हैं। तभी यहाँ पर एक हीली नाम का व्यक्ति आता है जो कि इसके साथ खेलने के लिए इससे पूछता है, पर प्रोहास्का इसका मजाक बनाते हुए इसे मना कर देता है और साथ ही इसे बहुत जली कटी भी सुनाता है। ये सब देखते हुए हीली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रोहास्का के सभी गार्ड्स के ऊपर हमला कर देता है और अब उन सबको जान से मारने के बाद ये प्रोहास्का की तरफ बढ़ता है और उसको भी मारने पीटने लगता है। तब इस बंदे के मूव से हम लोग समझ पाते हैं कि या तो ये कोई एजेंट है या फिर एक बहुत खतरनाक असैसिन। अब प्रोहास्का की मौत के साथ ये कहानी पास्ट में 36 घंटे पहले जाती है जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि हीली ने एक तुर्क नाम के व्यक्ति से एक गन खरीदी थी। अब जब ये कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है तो हम लोग देख पाते हैं कि हीली उसी गन को एक पिनबॉल गेम के नीचे छुपा देता है और इतने में ही यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है जिनके सामने हीली सरेंडर करता हुआ वकीलों की मांग करता है। अब अगले दिन हम लोग मैट को देख पाते हैं जो कि चर्च के फादर के साथ बैठा हुआ था और वो चर्च के फादर इसे जैक मर्डॉक के बेटे के रूप में पहचानते थे। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि मैट यहाँ पर काफी सारी चीजें कबूल करना चाहता है पर उसके हिसाब से अभी ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है और इनकी थोड़ी सी बातों के बाद मैट यहाँ से चला जाता है। आगे हम लोग एक बेन नाम के पत्रकार को देख पाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन के साथ कहीं पर खड़ा था। यहाँ पर ये बिजनेसमैन बेन को बता रहा होता है कि इस सिटी में एक आदमी आ गया है जो कि सभी बुरे बिजनेसमैन को मार रहा है, पर वो शहर को बचाने के लिए सब नहीं कर रहा बल्कि वो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि वो शहर पर अपना दबदबा बना सके और इस वजह से यहाँ से सारे बिजनेसमैन भाग रहे हैं। तब बेन इससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, तुम बस उसके खिलाफ मुझे गवाही दिलवा दो और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दूंगा। जवाब में वो बिजनेसमैन इसे साफ मना कर देता है और ये भी कहता है कि तुम भी इस केस के पीछे मत जाओ वरना खामा में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इतना बोलकर ये बिजनेसमैन यहाँ से निकल जाता है। वहीं जब मैथ्यू अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि कैरन और फॉगी आपस में बातें कर रहे हैं और अब ये तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेम्स पहुंच जाता है। ये वही जेम्स है जिसको हमने पहले के एपिसोड्स में देखा है। यहाँ पर जेम्स चाहता था कि फॉगी और मैट दोनों मिलकर हीली के केस को लड़ें। इसके लिए ये इन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट भी ऑफर करता है, पर इतने बड़े अमाउंट को देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि या तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, तो इसी वजह से ये केस को लेने से मना कर रहा होता है। तब फॉगी से बोलता है कि अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम देख पाते कि इसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है वो कितना कितना ज्यादा बड़ा है। तब जेम्स इनसे बोलता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम सोच लो और मुझे शाम तक बता देना कि आखिरकार तुम इस केस को ले रहे हो या फिर नहीं। इतना बोलकर जेम्स यहाँ से चला जाता है। तब फॉगी मैट को कन्विंस करने लगता है कि वो इस केस को ले लेते हैं। तब मैट इससे बोलता है कि ठीक है, तुम एक बार हीली से जाकर बात करो और मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पर आ रहा हूँ। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें इस केस को लेना है या फिर नहीं। इतना बोलकर मैट यहाँ से जेम्स के पीछे चला जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिरकार जेम्स यहाँ पर क्यों आया था। अब ये काफी देर तक जेम्स का पीछा करता है, पर जब एक बार जेम्स अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है तो मैट भी उसका पीछा करना छोड़ देता है और वहीं हम लोग फॉगी को देख पाते हैं जो कि हीली के पास आकर इससे बातें कर रहा था। तब फॉगी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने उन लोगों को क्यों मारा। जवाब में वो इसे बताता है कि मैंने ऐसा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करा, पर क्योंकि उसके बात करने के तरीके से फॉगी समझ गया था कि ये झूठ बोल रहा है तो इसी वजह से ये भी इस केस को लेने से मना कर देता है। यहाँ पर मैट पहुंच गया था जो कि इस केस को लेना चाहता था और अब क्योंकि मैट इस केस को लेना चाहता था तो फॉगी भी मना नहीं कर सकता था और अब ये दोनों मिलकर हीली से बातें करने लगते हैं। वहीं हम लोग बेन को देखते हैं जिसके कैबिन में इसका एडिटर आकर इससे पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज पर काम कर रहे हो। तब बेन इसे उस बंदे के बारे में बताता है जो कि इस सिटी पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन उस चीज के बारे में सुनकर एडिटर इसे बोलता है कि तुम्हें उस चीज पर काम नहीं करना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को वो बंदा यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ करे। तब बेन इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है पर एडिटर इसकी बात को ना मानता हुआ यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग फॉग और मैट को देख पाते हैं जो कि अभी भी उस बंदे से बात करे जा रहे थे। अब मैट हीली से जानना चाहता था कि आखिरकार ये ऐसा क्या काम करता है जो कि जेम्स की कंपनी इसे छुड़ाने के लिए लाखों डॉलर देने को तैयार है, पर हीली इस बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा होता। इसी वजह से मैट इसके ऊपर दबाव बनाने लगता है। ये सब देखते हुए फॉगी इसे साइड में ले जाता है और कहता है कि हम किसी के ऊपर भी दबाव नहीं बना सकते।
तो इसी वजह से हमें बस उतना काम करना चाहिए जो कि हमें दिया गया है। दूसरी तरफ हम लोग जेम्स को देख पाते हैं जो कि उसी पिनबॉल गेम के पास आया हुआ था जिसमें पिछली रात हीली ने उस गन को छुपाया था, और अब ये बड़ी सफाई से उस गन को निकालकर अपने पास रख लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब आगे जब मैट और फॉगी अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो यहाँ पर ये सोचने लगते हैं कि ये इस बारे में पहले कैरन की राय ले लेते हैं। कैरन यहाँ पर नहीं थी, दरअसल वो यूनियन अलाइड के ऑफिस में गई हुई थी जहाँ पर इसका बॉस इसे बोल रहा था कि जो भी फाइल इसने यहाँ से प्राप्त करी है और इसके साथ जो भी यहाँ पर हुआ है वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताएगी, बदले में इसे ये लोग काफी ज्यादा पैसे देंगे। पहले तो कैरन इस चीज के लिए साफ मना कर देती है, पर बाद में ये कुछ सोचने लगती है और ये सीन कट होकर बेन पर आता है जहाँ पर ये एक हॉस्पिटल में एक नर्स से बहसबाजी कर रहा था। दरअसल इसकी पत्नी यहाँ पर काफी टाइम से भर्ती थी, पर इसके पास अब उतने पैसे नहीं बचे थे कि ये इस हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सके, तो इसी वजह से इसे बार बार पैसे सबमिट करने के लिए बोला जा रहा होता है। तब ये नर्स से कुछ दिनों की मोहलत और मांगता है। पहले तो नर्स इस चीज के लिए नहीं मान रही होती, पर बाद में वो इसकी हालत देखकर बोलती है कि ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक और संभाल सकती हूँ, पर अगर 5 दिन के अंदर तुमने बिल पे नहीं करा तो तुम्हारी बीवी के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तब बेन इसका शुक्रिया करता हुआ अपने बीवी के रूम में चला जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि इसकी बीवी काफी ज्यादा बीमार है और सो रही है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि हीली के केस की सुनवाई है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को बैठाया हुआ है जो कि सिचुएशन को जानने के बाद अपना अपना मत देंगे कि हीली ने सही काम करा है या फिर नहीं, और उसी की बुनियाद पर उसे बेल या तो फिर सजा मिलेगी। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जो भी अपना मत देने वाली थी, और उसका मत आखिरी मत होने वाला था, तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थी। पर उस औरत के दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज थी, तो इसी वजह से मैट समझ जाता है कि उस औरत को डरा कर यहाँ पर बैठाया गया है। और अब जब ये औरत रात में अपने घर वापस जा रही होती है तभी इसके पास एक आदमी आता है जो कि इसे धमकाते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें हीली के बचाव में ही वोट देना होगा। इस बात को सुनते हुए वो औरत रोने लगती है और कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे उसके बचाव में ही वोट देना है, पर तुम प्लीज मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना। उस औरत को धमकाने के बाद जब वो बंदा यहाँ से जाने लगता है तभी यहाँ पर हमारा हीरो टोपा पहनकर पहुंच जाता है, जो कि इस बंदे को मारता पीटता हुआ इससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है। जवाब में वो बंदा बोलता है कि मैं नहीं जानता, मेरे अकाउंट में बस बहुत सारे पैसे आए थे और बोला गया था कि इस औरत को धमकाना है। और अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि मैट कोर्ट में अपील करता है कि उस सदस्य को बदल दिया जाए जो कि आखिरी मत देने वाला है। इस बात को जानने के बाद हमारा अंधा कानून यहाँ पर इस बंदे के हाथ पैर तोड़कर चला जाता है, और अब इसकी अपील को कोर्ट में भी स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके बाद ये एक बहुत शानदार स्पीच देता है और लोगों को लगने लगता है कि हीली सही है। तो इसी वजह से सभी लोग उसके पक्ष में ही वोट करते हैं और अब हीली को आजाद कर दिया जाता है। वहीं हम लोग जेम्स को देख पाते हैं जिसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था जो कि विल्सन फिक्स नाम के आदमी से मिलना चाहता था, पर क्योंकि विल्सन बहुत ज्यादा बिजी पर्सन था तो इसी वजह से वो अभी उससे नहीं मिल सकता था। और इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि जेम्स का बॉस ही विल्सन फिस्क है। वहीं हम लोग कैरन को देख पाते हैं जो कि डैनी की विधवा पत्नी से मिलने आई हुई थी, क्योंकि इसे अभी भी काफी ज्यादा दुख था कि इसकी वजह से डैनी की जान गई। वहाँ पर सबसे पहले ये उससे जाकर माफी मांगती है और उसे सब बताती है कि कैसे यूनियन अलाइड चाहता है कि वो उस एग्रीमेंट पर साइन कर दे, जिसके बाद वो फाइल कभी भी लीक नहीं होगी जो कि इसे वहां से मिली थी। तब डैनी की बीवी इसे बताती है कि मुझे भी सेम एग्रीमेंट उन लोगों ने दिया था और मैंने उस पर साइन कर दिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आगे चलकर वो लोग मेरे बच्चों को भी कुछ करें। इस बात को सुनने के बाद कैरन कुछ सोचने लगती है और अब ये सीधा यहाँ से बेन के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें यूनियन अलाइड के बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर बदले में तुम्हें उनके बारे में सब सच छापना होगा। इस पर बेन हाँ बोलता है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि क्योंकि हीली को फ्री कर दिया था तो वो यहाँ से कहीं पर जाने लगता है कि तभी यहाँ पर हमारा अंधा कानून पहुंचकर इसकी बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है। दरअसल मैट ने इसे फ्री करवाया ही था ताकि वो जान सके कि आखिरकार इसका बॉस कौन है, क्योंकि ये तो जान ही गया था कि हीली बहुत बेकार बंदा है, तो इसी वजह से ये इसको बहुत बुरी तरह से मारता पीटता हुआ इसके बॉस के बारे में इससे पूछने लगता है। अब यहाँ पर हमें एक बहुत बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है जिसमें कि कभी हमारा अंधा कानून तो कभी हीली एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान एक सीन ऐसा भी आता है जिसमें कि ये हमारे अंधे कानून की जान लेने ही वाला था, पर हमारा हीरो उल्टा इसी के ऊपर हमला कर देता है और आखिरकार हीली इसे बता ही देता है कि ये सारे काम इससे विल्सन फिस्क ही करवा रहा था।
और अब क्योंकि हीली जान गया था कि विल्सन का नाम इसने बता दिया है तो विल्सन इसको नहीं छोड़ेगा, तो इसी वजह से ये अपनी जान खुद ही ले लेता है। ये सब देखकर हमारा टोपे वाला हीरो खुद भी घबरा गया था, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान है जिसका इतना ज्यादा खौफ है। और इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग विल्सन को देख पाते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी में खड़ा हुआ था। तब वहाँ पर ये एक ऐसी पेंटिंग को पसंद करता है जिसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, और यहाँ पर हम इसकी हरकतों को देखकर समझ पाते हैं कि ये थोड़ा साइको टाइप का है और यही इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।